हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का महान व्यक्तित्व, जो हमारा पाठ 9 है। ठीक है, यह पढ़ेंगे इसके बारे में कि हमारे चैप्टर का नाम है भारत के महान खगोलविद। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है। तो चलिए आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ठीक है, हजारों वर्षों से वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, नक्षत्रों, सूर्य, आकाशगंगाओं की उत्पत्ति, बनावट आदि विषयों पर निरंतर खोज जारी है। आधुनिक वैज्ञानिकों के इन प्रयासों पर 2500 वर्ष पूर्व भारतीय खगोलविदों ने अपने चिंतन द्वारा ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए हैं जिनसे लोग आज भी चकित हैं। भारतीय खगोलविदों में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, सवाई जयसिंह आदि प्रमुख हैं। ठीक है, यह बोल रहा है कि भारत के खगोलविदों का नाम देखिए यहाँ पर है। एक है हमारे खगोलविद जिन्हें खगोल के बारे में पता है, तो वो हैं आर्यभट्ट, और दूसरे हैं वराहमिहिर, और तीसरे हमारे हैं सवाई जयसिंह आदि प्रमुख हैं। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग आर्यभट्ट के बारे में पढ़ते थे कि आर्यभट्ट कौन थे, क्या थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इनके बारे में पढ़ने से पहले आप देख सकते हैं कि यह हमारे आर्यभट्ट है। ठीक है, यह हमारे आर्यभट्ट है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। 1975 ईस्वी के 19 अप्रैल का दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन था। ठीक है, इस दिन भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया। इसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट। ठीक है, देखिए इस दिन जो था सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था, जो कृत्रिम छोड़ा गया था उसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट था। इस उपग्रह के नाम से संबंधित कहानियां हैं और आर्यभट्ट के नाम से भी संबंधित कहानियां हैं। एक महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञान की जिसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, ये आर्यभट्ट जो थे एक महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में और पढ़ते हैं। बचपन से ही आर्यभट्ट आकाश में तारों को अपलक निहारते रहते थे। ठीक है, वो जो बचपन में थे अपलक यानी बिना पलक झुकाए ही उन आकाश में जो तारे थे उसे निहारना मतलब देखते रहते थे। उन्हें लगता था कि आकाश में ढेरों रहस्य छिपे हैं। ठीक है, उन्हें लगता था कि आकाश में ढेरों रहस्य छिपे हैं। उनसे इन रहस्यों को जानने की इच्छा बलवतीय होती गए। ठीक है, बलवतीय होती गए। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने शिक्षा के महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। ठीक है, जब वो उनका प्रारंभिक शिक्षा जब वो कर लिए थे तब फिर उन्होंने शिक्षा के महान केंद्र किसे माना गया है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया। ठीक है, तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा के महान केंद्र कौन सा विद्यालय है, तो आप बता सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, और उसी विद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया। ठीक है, यहाँ वे खगोल विज्ञान पर जानकारियाँ जुटाने में लग गए। ठीक है, जब वो स्कूल में वह विद्यालय में प्रवेश किए तो वहाँ पे उन्होंने खगोल विज्ञान में जानकारियाँ जुटाने लगे। गहन अध्ययन के बाद उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत श्लोक में की। ठीक है, गहन मतलब गहरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो गहरा अध्ययन कर लिया तो उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो संस्कृत श्लोक में की। ठीक है, संस्कृत श्लोक में की। यह ग्रंथ खगोल विज्ञान की एक उत्कृष्ट रचना है। ठीक है, एक उत्कृष्ट रचना है। चलिए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। पुस्तक से प्रभावित होकर तत्कालीन गुप्त शासक बुद्धदेव ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान मतलब होता है कि कुलपति बना दिया। ठीक है, उन्हें उस विद्यालय का कुलपति बना दिया।
उनके निष्कर्षों के प्रमुख तथ्य। आप सब देख सकते हैं दोस्तों, ये है उनके निष्कर्ष। ठीक है, तो चलिए उनके निष्कर्षों के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, यह बोले थे कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी मतलब जगह पे घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं, और इसी कारण से दिन और रात होते हैं। ठीक है, पृथ्वी घूमती है इसीलिए वो दिन और रात होते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, उसका अपना प्रकाश नहीं है। और यह बोले थे कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ना कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश है। ठीक है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय राहु द्वारा सूर्य या चंद्रमा को निगलने जाने की धारणा अंधविश्वास है। ठीक है, उन्होंने कहा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु के निगलने से नहीं बल्कि यह तो अंधविश्वास है। ठीक है, ग्रहण एक खगोलीय घटना है। यह इनका कहना था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु है ना, राहु केतु आप जो लोग जानते होंगे, वही राहु नहीं निकलता है बल्कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे चलकर आर्यभट्ट ने एक और पुस्तक आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से लिखी। ठीक है, और फिर वो आगे बढ़ते गए अपने जीवन में, तो उन्होंने फिर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या रखा था उन्होंने, आर्यभट्ट सिद्धांत। ठीक है, यह पुस्तक दैनिक खगोलीय गणनाओं और अनुष्ठानों यानी कि धार्मिक कृतियों के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित करने के काम आती थी। ठीक है, आज भी पंचांग देखिए दोस्तों, यहाँ पे पंचांग मतलब होता है कैलेंडर। पंचांग पंडित लोग बोलते हैं और कैलेंडर जैसे हम लोग जानते होंगे। ठीक है, कैलेंडर बनाने के लिए आर्यभट्ट की खगोलीय गणनाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निसंदेह आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान और खगोल शास्त्र के प्रकाशवान नक्षत्र है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोगों ने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ लिया। अब चलिए वराहमिहिर जी के बारे में पढ़ते हैं। किन के बारे में? वराहमिहिर जी के बारे में। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। सम्राट विक्रमादित्य ने एक बार अपने राज ज्योतिषी से राजकुमार के भविष्य के बारे में जानना चाहा। ठीक है, सम्राट विक्रमादित्य जो एक राजा थे, उन्होंने एक राज ज्योतिषी से अपने बेटे राजकुमार जो थे उनका भविष्य जानना चाहा। ठीक है, राज ज्योतिषी ने दुखी स्वर में भविष्यवाणी की कि अपनी उम्र के 18वें वर्ष में पहुंचने पर राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। और उन्होंने जो राज ज्योतिषी थे उन्होंने भविष्यवाणी की कि जब जैसे ही राजकुमार 18 वर्ष के हो जाएंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी, और यह सुनकर राजा को बिल्कुल बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आक्रोश में राज ज्योतिषी को कुछ कुटवचन भी कह डाले। ठीक है, कुछ कुटवचन भी कह डाले, लेकिन हुआ वही। ज्योतिषी के बताए गए दिन को एक जंगली सुअर ने राजकुमार को मार दिया। लेकिन जो ज्योतिषी बताए थे वही हुआ। एक दिन वो उन्हें राजकुमार को जंगली सुअर ने मार दिया। ठीक है, राजा और रानी यह समाचार सुनकर शोक में डूब गए। ठीक है, शोक में डूब गए। उन्हें राज ज्योतिषी के साथ किए अपने व्यवहार पर बहुत पश्चाताप हुआ। ठीक है, बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने उन्हें कुटवचन नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, राजा ने ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलाया और कहा। ठीक है, तभी राजा अब ज्योतिषी को बुलाते हैं और कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, राज ज्योतिषी मैं हारा आप जीते। ठीक है, वो कहते हैं कि राजा कहते हैं कि ज्योतिषी मतलब राज ज्योतिषी आप जीत गए और मैं हार गया। इस घटना से राज ज्योतिषी भी बहुत दुखी थे, और इस जो घटना ये हुआ था उससे राज ज्योतिषी भी बहुत दुखी थे। ठीक है, पीड़ा भरे शब्दों में उन्होंने कहा, किसने? तो राज ज्योतिषी ने कहा, महाराज
मैं नहीं जीता, यह तो ज्योतिष की और खगोल विज्ञान की जीत है। ठीक है, वह कहते हैं कि महाराज मैं नहीं जीता, यह तो ज्योतिष और खगोल विज्ञान की जीत है। इतना सुनकर राजा बोले, ज्योतिषी जी, इस घटना से मुझे विश्वास हो गया है कि आपका विज्ञान बिल्कुल सच है। ठीक है दोस्तों, इस विषय में आपकी कुशलता के लिए मैं आपको मगध राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार वराह का चिन्ह देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मोस्ट है कि मगध राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार मतलब देखिए प्रश्न ये पूछ सकता है कि मगध राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो आप बता देंगे कि मगध राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार वराहमिहिर का चिन्ह है। ठीक है, वराह का चिन्ह है। ठीक है, वराह का चिन्ह है। उन्होंने वराह का चिन्ह प्रदान वो करते हैं। ठीक है, उसी समय से ज्योतिषी मिहिर को लोग वराहमिहिर के नाम से पुकारने लगे। जब उन्हें वराह का चिन्ह मिला तभी से उनको वराहमिहिर के नाम से लोग पुकारने लगे। ठीक है, वराहमिहिर के बचपन का नाम मिहिर था। ठीक है, उनका जो बचपन का नाम था वो मिहिर था और जैसे ही उन्हें यह पुरस्कार मिला तो उनका नाम वराहमिहिर हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्हें ज्योतिष की शिक्षा अपने पिता से मिली। देखिए दोस्तों, यह अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उन्हें ज्योतिष की शिक्षा कहाँ से मिली, तो आप लोग बता सकते हैं कि उन्हें ज्योतिष की शिक्षा अपने पिताजी से मिली। ठीक है, एक बार महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ आर्यभट्ट पटना में जो कुसुमपुर है में कार्य कर रहे थे। ठीक है, उनकी ख्याति सुनकर मिहिर भी उनसे मिलने पहुँचे। ठीक है, मिहिर भी उनसे मिलने पहुँचे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। वह आर्यभट्ट से इतना प्रभावित हुए कि ज्योतिषी और खगोल ज्ञान को ही उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। ठीक है, मिहिर अपनी शिक्षा पूरी करके उज्जैन आ गए और जब वो जो मिहिर थे वराहमिहिर जी, वो अपनी शिक्षा पूरी कर कहाँ आ गए, उज्जैन आ गए। ठीक है, उज्जैन यह विद्या और संस्कृति का केंद्र था। ठीक है, विद्या और संस्कृति का केंद्र था। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर गुप्त सम्राट विक्रमादित्य ने मिहिर को अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया। ठीक है, और उन्हें राज ज्योतिषी घोषित कर दिया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। वराहमिहिर वेदों के पूर्ण जानकार थे, हर चीज को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते थे। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से वैज्ञानिक था। ठीक है, वराहमिहिर ने पर्यावरण विज्ञान को कहते हैं इकोलॉजी, जल विज्ञान उसे कहते हैं हाइड्रोलॉजी। ठीक है, और भूविज्ञान जियोलॉजी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उजागर कर आगे के लोगों को इस विषय में चिंतन को एक दिशा दी। ठीक है, चलिए दोस्तों इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। वराहमिहिर द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियाँ। ठीक है, ये कुछ टिप्पणियाँ की थी, चलिए इनके टिप्पणियों के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यही इनकी टिप्पणी पढ़ते हैं। कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो चीज़ों को जमीन से चिपकाए रखती है। इनका यह टिप्पणी था, यह सोच रहे थे कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो चीज़ों को जमीन से चिपकाए रखती है। बाद में इस कथन के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की गई। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की गई। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पौधे और दीमक इस बात की ओर इंगित करते हैं कि जमीन के नीचे पानी है। ठीक है, मतलब कि पौधे और दीमक जो होते हैं इस बात को साबित करते हैं कि जमीन के नीचे पानी है। ठीक है, वराहमिहिर की प्रमुख रचनाएं
चलिए दोस्तों इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वो पढ़ लेते हैं। पंच सिद्धांतिका, ठीक है, पहला है पंच सिद्धांतिका और दूसरा है बृहत संहिता, ठीक है, और बृहज्जाक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में और आगे पढ़ते हैं। अपनी पुस्तकों के बारे में वराहमिहिर का कहना था जो ज्योतिष विद्या एक यथा सागर है, ठीक है। यह मतलब कि वराहमिहिर जो है वो कह रहे थे कि ज्योतिष विद्या एक सागर है, ठीक है, और हर कोई इससे आसानी से पार नहीं कर सकता। और उनका यह भी कहना था कि जो हर कोई इसे आसानी से पार नहीं कर सकता था। मेरी पुस्तक एक सुरक्षित नाव है, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पुस्तक जो है एक सुरक्षित नाव है, जो इसे पढ़ेगा उसे यह पार ले जाएगा। और उनका कहना था कि जो इसको पढ़ लेगा वो मतलब कि जो इसे पढ़ लेगा वह जो उनकी पुस्तक थी वो पार ले जाएगी, ठीक है। उनका यह कथन कोरी सेखी नहीं है, बल्कि आज भी ज्योतिष के क्षेत्र में उनकी पुस्तक को ग्रंथ रत्न समझा जाता है, ठीक है, समझा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हमने वराहमिहिर जी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं सवाई जयसिंह के बारे में, ठीक है। सवाई जयसिंह कौन थे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। उबड़ खाबड़ पहाड़ियों पर बने आमेर किले के ऊपर आकाश बड़ा सम्मोहक लग रहा था, ठीक है, आकाश बड़ा सम्मोहन लग रहा था। किले की छत से एक राजकुमारी और राजा आकाश में खिले चांद तारों को देख रहे थे। आकाश को निहारते हुए राजकुमारी ने पूछा, तारे और चंद्रमा यहाँ से कितनी दूर है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मतलब ये बोल रहा है कि एक राजकुमारी और राजा आकाश में जो अपने किले पर जो किले है उसके छत से एक राजकुमार और एक राजा आकाश में जो चांद और तारे होते हैं उसे देख रहे थे। और यही देखते हुए राजकुमारी ने पूछा कि तारे और चंद्रमा यहाँ से कितने दूर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं राजा क्या कहते हैं। हालांकि राजा को खगोल शास्त्र में रुचि थी, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, ठीक है। उनको खगोल शास्त्र में रुचि थी, लेकिन इस प्रश्न का वो उत्तर नहीं दे सके। राजा ने तय किया कि वे इस प्रश्न के उत्तर की खोज अवश्य करेंगे। तभी उन्होंने यह तय किया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर खोजूंगा, अवश्य मतलब जरूर खोजूंगा। यह उनके जीवन की परिवर्तनकारी घटना साबित हुई। बाद में सवाई जयसिंह महान खगोलविद और गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए, ठीक है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। और दोस्तों यह देख सकते हैं कि यही है हमारे सवाई जयसिंह, ठीक है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म कहाँ कब कैसे क्या हुआ था इनके जीवन में, चलिए वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। सवाई जयसिंह ने 13 वर्ष की उम्र में आमेर की राजगद्दी संभाली, ठीक है। पहले इनका नाम जयसिंह था। उन्होंने 1701 में मराठों को युद्ध में हराकर विशालगढ़ जीत लिया था, ठीक है। उनकी इस विजय पर खुश होकर औरंगजेब ने उन्हें सवाई की उपाधि से सम्मानित किया, ठीक है। सवाई का अर्थ है वह एक व्यक्ति जो क्षमता में दूसरों से सवाया हो। देखिए दोस्तों यह बहुत मोस्ट है कि यह प्रश्न पूछ सकता है कि सवाई का क्या अर्थ है। तो आप बता सकते हैं कि वह एक व्यक्ति जो क्षमता में दूसरों से सवाया हो, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। धीरे धीरे राजा जयसिंह ने अपने राजनीतिक स्थिति मजबूत कर ली, ठीक है। साथ में खगोलविद और वास्तुकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त की, ठीक है, ख्याति प्राप्त की। वे खगोलविदों के दरबार में निमंत्रण देते और गोष्ठियां करवाते। उनका लक्ष्य खगोल शास्त्र का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना
था। ठीक है, राजा जयसिंह ने खगोल पर पुस्तकें, संहिताएं, सारणियां और सूची इत्यादि पुर्तगाल, अरब, ठीक है, पुर्तगाल, अरब और यूरोप से इकट्ठा की। कई पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद कराया और उन्हें संस्कृत में भी नाम दिए। ठीक है, उन्होंने कई पुस्तकों को संस्कृत में अनुवाद कराया और उन्हें संस्कृत के नाम, मतलब संस्कृत में भी नाम दिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से नाम दिए। कुछ अनुवाद संस्कृत पुस्तक, ठीक है, पुस्तक का नाम संस्कृत अनुवाद, ठीक है, पुस्तक का नाम है और उसका संस्कृत में अनुवाद है। ठीक है, चलिए देखते हैं। टालेमी की एल्माजेस्ट, ठीक है, सिद्धांत सूरी कौस्तम, ठीक है, यह पहला था। और दूसरा है उलुगबेग की जिजौलुगबे, ठीक है, तुरुसुरड़ी, ठीक है। तो चलिए तीसरा देखते हैं। लाहिरे की टैबली एस्ट्रोनॉमिका, ठीक है, इसका नाम है मिथ्या जीव छाया। ठीक है, चलिए इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। राजा सवाई जयसिंह ने खगोलीय पर्यवेक्षणों के लिए यूरोप से दूरबीन मंगाई और फिर यहाँ दूरबीन का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है, सन 1724 ईस्वी में दिल्ली में एक वेधशाला का निर्माण किया गया। इसे नाम दिया गया जंतर मंतर। ठीक है, जंतर मंतर। इसे बनाने में राजा जयसिंह ने पंडित विद्यासागर भट्टाचार्य से सलाह ली। ठीक है, विद्याधर भट्टाचार्य से सलाह ली। बाद में उन्होंने जयपुर शहर की डिजाइन बनवाने में भी सहायता की। उन दिनों यूरोप में पीतल के छोटे उपकरणों का प्रचलन था, परंतु राजा जयसिंह ने ईंट चूने के विशाल उपकरण बनवाए। ठीक है, विशाल उपकरण बनवाए। राजा सवाई जयसिंह की वेधशाला में उन लोगों का स्वागत था जो खगोल विज्ञान पढ़ना चाहते थे। जंतर मंतर बनवाने का उद्देश्य विज्ञान को लोकप्रिय बनाना था। यह उस समय और भी महत्वपूर्ण था क्योंकि तब अपने देश में विज्ञान प्रयोगशालाओं का अभाव था। ठीक है, अभाव था। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। सवैया जयसिंह ने गहन अध्ययन व शोध के बाद खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कई नई जानकारियां दी। ठीक है, जयपुर व दिल्ली की वेधशाला, जंतर मंतर उनका अनुपम उपहार है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों का सवैया जयसिंह का भी खत्म होता है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है आज का पहला, आर्यभट्ट ने गणित में क्या योगदान दिया। ठीक है, तो हमारा उत्तर है आर्यभट्ट सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी जो दैनिक खगोलीय गणना और अनुष्ठानों के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित करने के काम आती है। पंचांग बनाने के लिए आर्यभट्ट की खगोलीय गणना का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा 2 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के बारे में वराहमिहिर ने कौन सी प्रमुख टिप्पणियां की हैं। ठीक है, तो चलिए उनका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, पृथ्वी के बारे में वराहमिहिर की टिप्पणियां थी कि कोई शक्ति है जो चीजों को जमीन से चिपकाए रखती है। इस कथन के आधार पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बना। ठीक है, चलिए दोस्तों 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा 3 नंबर प्रश्न है, जंतर मंतर क्या है और कहाँ है। तो उत्तर हम लोग का जंतर मंतर वेधशाला है जो दिल्ली और जयपुर में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर के दो ग्रंथों के नाम लिखिए। ठीक है, तो पहला है, हम उत्तर देखते हैं, आर्यभट्ट सिद्धांत, ये आर्यभट्ट का था। ठीक है, यह आर्यभट्ट का ग्रंथ है जो उन्होंने लिखा था। और दूसरा वराहमिहिर का था
बृहत्सहित और बृहज्जातक। ठीक है, चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, सही तथ्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत के निशान लगाइए। ठीक है, हमें निशान लगाकर बताना है। चलिए हम लोग क नंबर प्रश्न देखते हैं। आर्यभट्ट हर बात को वैज्ञानिक आधार पर परखने में विश्वास रखते थे। यह हम लोगों का सही है। ख नंबर है, दिल्ली की वेधशाला का नाम जंतर मंतर नहीं है। यह हम लोगों का गलत है, क्योंकि दिल्ली का और जयपुर का नाम ही वेधशाला, मतलब वेधशाला का नाम जंतर मंतर है। ग नंबर है हम लोगों का कि दूरबीन से दूर की चीजें देखी जा सकती है। यह बात सच है, क्योंकि हम लोग दूरबीन से दूर की चीजें देख सकते हैं। और घ नंबर है, आर्यभट्ट, पाणिनि, सवाई जय सिंह सभी खगोलविद हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का गलत है। 6 नंबर प्रश्न है। ठीक है, हम लोग का 6 नंबर प्रश्न है, किसने कहा। ठीक है, किसने कहा। क नंबर, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय राहु द्वारा सूर्य या चंद्रमा को निगले जाने का धारणा अंधविश्वास है। तो यह बात हमारे आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है, यह बात हमारे आर्यभट्ट ने कहा था। चलिए हम लोग ख नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा ख नंबर प्रश्न है, पौधे और दीमक इस बात की ओर इंगित करते हैं कि जमीन के नीचे पानी है। यह बात किसने कही थी। तो उत्तर है हमारा वराहमिहिर ने कही थी। तो चलिए दोस्तों हम लोग ग नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा ग नंबर प्रश्न है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, उसका अपना प्रकाश नहीं है। यह बात किसने कही थी। आर्यभट्ट ने कही थी। तो दोस्तों यहीं से हम लोगों का इनके बारे में ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर